आपको कि अभी और लाइफ में स्ट्रगल है? आई थिंक चीज़ों को बनने समझने में टाइम लगता है। आई थिंक सोसाइटी अगर इवॉल्व होती है तो नज़रिया ऑटोमेटिकली बदल जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सोसाइटी उस तरह से चेंज हो और उस हिसाब से लॉ आए ताकि वो सोसाइटी के जो जो राइट्स है उसको एम्ब्रेस कर सकें। मुझे एक तरह से लगता है कि बहुत अच्छा है, लाइक 2009 से अगर आप बात करें, जब वो डिक्रिमिनलाइज कर दिया, फिर 2013 में क्रिमिनलाइज कर दिया, फिर 2018 में फिर डिक्रिमिनलाइज कर दिया, एंड आप इस साल इंडिया ने 5 साल मतलब मनाया उस एक हिस्टोरिक जजमेंट को। तो इफ़ यू लुक एट दैट इन अ पॉजिटिव सेंटिमेंट तो बहुत कुछ है इनफैक्ट, बट बहुत कुछ हो सकता है इनफैक्ट, एंड लोग बोलते हैं कि एक पेंडोरा बॉक्स खड़ा होगा कि अगर हम शादी के लिए कर देंगे तो डिवोर्स के लिए भी करना पड़ेगा। बहुत सारी जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं, so उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे? बट द थिंग इज़, ये आज नहीं तो कल तो ये आपको बात करनी होगी ना। भारत में एलजीबीटीक्यू अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठाने वाली फिल्म निर्माता ओनीर दर से हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया ने बात की, वो भी आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और सेम सेक्स मैरिज पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और हमारे उपसाथ इस पर बात करने के लिए हैं ऑनर एक डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर के साथ साथ राइटर एंड प्रोड्यूसर भी हैं। ऑनर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा कि ये जो फैसला आया है, आपको इसी तरह के फैसले की एक्सपेक्टेशन थी या कुछ और आप उम्मीद कर रहे थे? मुझे उम्मीद कुछ और था, डर भी था, एंग्शियस भी था, लेकिन उम्मीद था कि जस्टिस चंद्रचूड़ विल लीव अ लेगेसी, क्योंकि उन्होंने डिक्रिमिनलाइजिंग की भी एक फैक्टर था, इम्पोर्टेंट पर्सन था जो प्रोसेस पे। और बहुत ही उम्मीद था कि सुप्रीम कोर्ट इस बार, जैसे जब शुरू हुआ रीडिंग, इतने अच्छे अच्छे बातें उन्होंने बोला, इतने अच्छे ऑब्जर्वेशंस फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट, हाउ टू डील विद सेम सेक्स कपल उन्होंने पास किया। उन्होंने स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ कारा, जिस पे सेम सेक्स कपल अभी अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे, एक्सेप्टिंग ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन का वेडिंग, ये सब बहुत ही प्रोग्रेसिव इम्पॉर्टेंट डिसीशंस था जो लाइफ्स को चेंज करते हैं, हमारी ज़िंदगी को असर करता है। लेकिन जब असली मुद्दे पे आया तो वो उन्होंने लेजिस्लेटिव पे छोड़ दिया। वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि मालूम है लेजिस्लेटिव जैसे 377 के बारे में भी कुछ नहीं किया। सिमिलरली उनका अभी तो गवर्नमेंट वॉज द वन अपोजिंग, उन्होंने तो अपोज कर रहा था सेम सेक्स मैरिज, और वही दुख है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग तो खुद के, उनका जो पार्लियामेंट में है उनका खुद का अवेयरनेस नहीं है अबाउट LGBTQI। बहुत सारे उनका जो आर्ग्यू कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट पे, वो बोलता है ये बाहर का कॉन्सेप्ट, तो उनको खुद अपने देश की हिस्ट्री, अपने देश की कल्चर मालूम नहीं है। फिर अब बात करते हैं कि यहां तक जो लड़ाई पहुंची है, इसके क्या पड़ाव रहे हैं समलैंगिकों के लिए। भारत में समलैंगिकता का कानून की जो लड़ाई है वो नई नहीं है। 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिकता का को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। ये कॉलोनियल टाइम से, यानी कि अंग्रेजों के समय से अपराध की श्रेणी में आता था। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया था। फिर 2016 में धारा 377 को लेकर 5 याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट फिर गए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से धारा 377 के हिस्से को अपराध की श्रेणी से बाहर रख दिया था। 377 का हिस्सा समानता के अधिकार का उल्लंघन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था। नवंबर 2022 में अगर हम बात करें तो समलैंगिक जोड़ों को सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे थे। स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल करने की उन्होंने याचिका लगाई थी। 17 अक्टूबर 2023 को समलैंगिक शादी को मान्यता से सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि आज, इनकार कर दिया है। तो ये अभी तक की पूरी एक कहें तो हिस्ट्री रही है अधिकारों को लेकर जो लड़ाई है। वहीं समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बात कही है, उसको लेकर अगर आप कुल मिलाकर देखें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ आगे बढ़े हैं। सरकार ने गेंद जो है वो अब सरकार के पाले में, कोर्ट ने गेंद जो है सरकार के पाले में, विधायिका के पाले में, पार्लियामेंट के पाले में डाल दी है। तो अब ये देखना होगा कि कब तक ये समान अधिकार की बात जो है वो इस श्रेणी को भी मिलेगी।